नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा के इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो थोड़ा अलग टॉपिक पे बेस्ड है, यानी कि आज आप जो वीडियो देखेंगे, डिस्कस करेंगे, ये करंट अफेयर्स पे बेस्ड नहीं है, बल्कि ये एक स्टैटिक जीके पे बेस्ड है, स्टैटिक नॉलेज पे बेस्ड है। आप लगातार सुनते रहते हैं कि इसरो जो है ये कारनामा कर रहा है, इसरो ने ये लॉन्चिंग की है, इस सैटेलाइट को छोड़ा है। तो बेसिकली हमारी जो वीडियो है वो आज सैटेलाइट पे बेस्ड है, यानी कि सैटेलाइट्स को लॉन्च करने वाले जो व्हीकल्स हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप सबको मालूम ही है कि साइंस का जो डेवलपमेंट हुआ है उसकी जो शुरुआत होती है बेसिकली एक तरीके से लॉजिकल थॉट से शुरुआत होती है, यानी कि मानव जाति जो है वो पहले पारलौकिक सोच रखती थी। पारलौकिक का मतलब ये है कि आदमी यानी कि मानव जाति अपनी सराउंडिंग में हो रहे जितने भी इवेंट्स हैं, जितने भी फिनोमिना हैं, उन सब का जो एक्सप्लेनेशन होता था वो एक भगवान या गॉड नामक शक्ति से उसको जस्टिफाई करता था। लेकिन होता क्या है कि कुछ समय बाद क्या होता है, यानी कि कुछ समय बाद का मतलब ये है कि आप अगर 16-17 सेंचुरी में या 15th सेंचुरी में आप देखेंगे तो मानव जाति में एक तरीके से लॉजिकल थॉट्स का डेवलपमेंट होता है और आदमी जो है अपनी सराउंडिंग्स में हो रहे इवेंट्स और फिनोमिनाज को यही लौकिक देखने की कोशिश करता है। यही लौकिक का मतलब यह है कि पृथ्वी में जो चीज़ हो रही है सिर्फ हम वहीं पे पृथ्वी से ही उसको ऑब्जर्व करेंगे, पृथ्वी से ही उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, यहीं पे इसका एक्सप्लेनेशन ढूंढेंगे। हम किसी गॉड और ईश्वर को इसमें शामिल नहीं करेंगे। तो एक तरीके से क्या होता है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी ऑब्जर्वेशन होता है, सब को लॉजिकल तरीके से देखने की शुरुआत होती है। इससे क्या होता है कि चीज़ें एक्सप्लेन होना शुरू होती हैं लॉजिकल थॉट्स के बेसिस पे, और इसका एडवांटेज ये मिलता है कि औद्योगिक क्रांति जैसी शुरुआत होती है। और औद्योगिक क्रांति क्या करती है कि मानव सभ्यता के जीवन को बहुत ईजीनेस प्रोवाइड कराती है। ईजीनेस आप हर एक पहलू में देखेंगे। आप अगर औद्योगिक क्रांति की बात करेंगे तो क्या होता है कि उससे मशीनी युग का आरंभ होता है और वहाँ पे जो एक तरीके से फिजिकल पावर लगती थी किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, वो एक तरीके से कम होती है, यानी कि फिजिकल पावर को कम करके मेंटली पावर को उसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन होता क्या है कि ये मशीनी युग ही एक तरीके से देन नहीं रहती साइंस की, बल्कि साइंस इससे भी ज़्यादा देता है और इससे भी ज़्यादा मानव जाति का जो जीवन है उसके जो दूसरे पहलू हैं उनको भी ईजनेस प्रोवाइड कराता है। ईजनेस इस हद तक मिल चुकी है दोस्तों, आप सबको मालूम है कि आज इंडिया में बैठा हुआ आदमी अमेरिका को अनुभव कर सकता है, अमेरिका से कम्युनिकेट कर सकता है। और इस कम्युनिकेशन में जो सबसे बड़ा रोल है वो है सैटेलाइट्स। जी हाँ, सैटेलाइट्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च रही है, बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट रहा है साइंटिस्टों के द्वारा, जिसने एक तरीके से पूरी दुनिया को एक फैमिली के रूप में कन्वर्ट कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपका फैमिली मेंबर कहीं पे भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप उससे बातचीत कर सकते हैं, उससे मतलब रियल टाइम पे आप उसकी लोकेशन जान सकते हैं। उसको आप ये टेंशन दिमाग में आपके नहीं रहती है कि यार बहुत दिन हो गए, मतलब कि हमारा बच्चा जो है, हमारा फैमिली मेंबर, उसको हम देख नहीं पाए हैं, इसको सुन नहीं पाए हैं, राइट। तो वो सारी की सारी टेंशन खत्म हो चुकी है सैटेलाइट्स के माध्यम से, बिकॉज जो कम्युनिकेशन आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, राइट, चाहे वो ऑडियो के माध्यम से हो, चाहे वीडियो के माध्यम से हो, ये सब जो देन है बेसिकली वो है सैटेलाइट्स। जी हाँ, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की बात हो रही है और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए जो एक तरीके से व्हीकल्स यूज किए जाते हैं, उन्हीं व्हीकल्स की ही हम चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में। और स्पेशली ये जो चर्चा है वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में है, यानी कि इंडिया के इसरो के द्वारा जो जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, जो जो व्हीकल्स बनाए गए हैं, उन व्हीकल्स को हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो बेसिकली आप यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे हैं, हम यहाँ पे इसरो के द्वारा जो डेवलप्ड अब तक यहाँ पे रॉकेट्स हैं, व्हीकल्स हैं, इंजन्स हैं, उनकी चर्चा करेंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे SLV है, SLV है, PSLV है, GSLV है एंड GSLV MK3 है। तो बेसिकली आप यहाँ पे इनको जनरेशन के टर्म में देख सकते हैं कि इसरो ने जो डेवलपमेंट किया है, एक तरीके से जो भी उसमें रिसर्च आई है, जो भी इवोल्यूशन आया है उसके डेवलपमेंट में, आप उसको जनरेशन के बेसिस पे देख सकते हैं। फर्स्ट जनरेशन में आप इसको रख सकते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ और इसको फिफ्थ,
राइट। तो मोटे तौर पे आपको समझ में आ गया कि हम किस डायरेक्शन में बात करने वाले हैं या किन सैटेलाइट्स की किन व्हीकल्स की बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं एक एक करके कि ये जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, ये जो व्हीकल्स हैं, उनका एक तरीके से एडवांटेज क्या रहा है और किस तरीके से उसने हेल्प की है इसरो को अपनी रिसर्च को, अपने डेवलपमेंट को आगे ले जाने में। दोस्तों, अगर हम यहाँ पे बात करें कि हम आज यहाँ पे बेसिकली सैटेलाइट की बात क्यों कर रहे हैं या ये न्यूज़ में क्यों हैं, तो मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने अपना इस साल का मतलब 2022 का पहला फर्स्ट स्पेस मिशन लॉन्च किया है और इसका नाम है, इसने जो सैटेलाइट लॉन्च की है दैट इज EOS-4, राइट। EOS-4 इसका एक करंट अफेयर्स में मैंने आपको क्वेश्चन भी बना के दिया था, राइट। आप जरूर वो करंट अफेयर्स की सीरीज देखा करें, बिकॉज जो भी इंपॉर्टेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है उसके भी क्वेश्चन हम MCQs के फॉर्म में देते हैं ताकि आपके एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन बन पाए तो आप उसको सॉल्व कर पाओ, राइट। तो इस नाम की सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है इस साल और इसमें जो सैटेलाइट का यूज किया जाता है, जो व्हीकल यूज किया जाता है दैट इज पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल रॉकेट, राइट। और माना यह जाता है, मतलब ये ऑफिशियली बोला गया है कि PSLV की ये 54th उड़ान रही है जिसके माध्यम से इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। सैटेलाइट का नाम क्या है, रिपीट कर दूंगा फिर से, EOS-4, राइट। अच्छे से याद कर लें, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि साल 2022 का पहला जो मिशन एक तरीके से सक्सेसफुल रहा है इसरो के द्वारा, उसने जो सैटेलाइट लॉन्च की है उसका नाम क्या है, तो आप यहाँ पे EOS-4 याद कर लें शॉर्ट में, राइट। दोस्तों, अगर अब यहाँ पे बात करें हम कि लॉन्च व्हीकल्स की हम बात क्यों कर रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है या हमें लॉन्च व्हीकल्स की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल जानना चाहिए। लॉन्च व्हीकल्स का बेसिकली मतलब यहाँ पे दोस्तों यही है, देखो आप इसको मोटे तौर पे आप ऐसे समझ सकते हो कि कोई भी चीज़ जब आप बनाते हो, कोई भी चीज़ आप कोई भी चीज़ आप जो मैन्युफैक्चर करते हो और उसको आप लार्ज स्केल में फैलाना चाहते हो, राइट, तो उसका क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ता है, राइट। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी है कि स्पेस की जो लोकेशन है, स्पेस की जो डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं उसका अपना एक एडवांटेज है। एडवांटेज जो है वो क्या है, रेडियो वेव्स के टर्म में उसका एडवांटेज है, राइट। तो वहाँ पे रेडियो वेव्स के एडवांटेज को लेते हुए बेसिकली हम क्या करते हैं, सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं और सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए ही हमें व्हीकल्स को यूज करना पड़ता है, राइट। बिकॉज ये व्हीकल्स आप यूज नहीं करोगे तो सैटेलाइट अपने पर्टिकुलर ऑर्बिट में स्थापित नहीं हो पाएंगी, स्टैब्लिश नहीं हो पाएंगे और वो फंक्शनल मोड में नहीं आ पाएंगी, उसका आप यूज कर ही नहीं सकते हैं, राइट। अच्छा, यहाँ पे आप एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि भाई इतने बड़े बड़े रॉकेट्स हमें क्यों चाहिए होगा, इतना खर्चा क्यों आता है, राइट। क्या कोई दूसरा तरीका नहीं है कि हम उसको ईजिली तरीके से भेज पाएँ, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये क्या है कि अपने आप में हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारा जो अर्थ है, अर्थ से जो एसोसिएटेड एटमॉस्फेयर है, राइट। तो पहली 2-3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ यही है कि अर्थ का अपना एक ग्रेविटेशनल पुल है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक तरीके से अप्लाई करता है, ग्रेविटी के माध्यम से चीज़ों को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। उसी तरीके से क्या होता है कि एटमॉस्फेयर जो उसके साथ एसोसिएटेड है, और एटमॉस्फेयर भी इसीलिए एसोसिएटेड है क्योंकि उसमें ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है, राइट, ओवरऑल दी मास ऑफ गैसेज, राइट। तो इन मतलब एयर के ड्रैग को, एयर के फ्रिक्शन को और ग्रेविटेशनल पुल को ख़त्म करने के लिए हमें क्या होता है, पावरफुल इंजन्स की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो जो इंजन हैं सैटेलाइट्स को ग्रेविटेशनल पुल से बाहर ले जा पाएँ और अर्थ का और एटमॉस्फेयर का जो भी एक तरीके से फ्रिक्शनल कॉन्सेप्ट है उसको भी नेगलेक्ट कर पाए, राइट। इसलिए हमें क्या होता है, लॉन्च व्हीकल्स की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो सैटेलाइट्स को वहाँ पे स्थापित कर पाए, वहाँ पे मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्बिट पे, राइट। तो इस वजह से हमको इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब अगर हम बात करें कि आफ्टर लॉन्चिंग व्हाट हैपेंस टू दीज लॉन्च व्हीकल्स, ये भी एक बहुत जनरल सा सवाल है। कई बार यहाँ पे आपके दिमाग में ये आता है कि भाई रॉकेट तो लॉन्च कर दिया, सैटेलाइट भी स्थापित हो गई, काम भी करने लगी, लेकिन ये जो रॉकेट गया था वो कहाँ गया, राइट। तो एक्चुअली में आप जो देखते हैं जब काउंटडाउन शुरू होता है, रॉकेट लॉन्च किया जाता है, तो आपको बहुत बड़ा रॉकेट दिखाई देता है, यार अपने आप में ये बहुत बड़ा रॉकेट लॉन्च कर दिया गया है इसरो के माध्यम से। लेकिन एक्चुअली में फाइनली ये जो रॉकेट होता है वह
ख़त्म हो जाता है, एक तरीके से ब्रेक हो जाता है। मतलब इसमें हम जो जो फ्यूल्स यूज करते हैं, बूस्टर्स यूज करते हैं, राइट, तो वो बूस्टर्स ही एक तरीके से रॉकेट को बड़ा बनाते हैं, भारी बनाते हैं। लेकिन चूंकि जैसे जैसे उड़ान भरेगा रॉकेट, तो वैसे वैसे क्या होगा, फ्यूल्स खत्म होंगे, राइट। तो जब फ्यूल्स खत्म होंगे तो जिन चैम्बर्स में वो फ्यूल्स रखे गए हैं उनका भी कोई काम रह नहीं जाता है। तो होता क्या है, इस तरीके से उसको सेट किया जाता है कि जैसे ही पर्टिकुलर चैम्बर में फ्यूल खत्म होता है, वो पार्ट रॉकेट से अलग हो जाता है, जिससे रॉकेट हल्का हो जाता है और उसका पेलोड कम हो जाता है। इससे क्या होता है, वो कम थ्रस्ट से भी अच्छी स्पीड पा सकता है, राइट। लेकिन शुरुआती दौर में क्या होता है, पेलोड ज़्यादा रहता है, इस वजह से क्या होता है, उसको हमें ज़्यादा स्पीड देनी पड़ती है और उसके लिए ज़्यादा बूस्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू की एक तरीके से मोटे तौर पे समझ लें उसकी ज़रूरत पड़ती है, राइट। तो होता यही है कि जैसे ही एक तरीके से लॉन्च कर दिया जाता है, सैटेलाइट अपने उसमें स्थापित हो जाती है ऑर्बिट में, तो वो रॉकेट जो होता है एक तरीके से मोटे तौर पे आप समझ लें कि फाइनली वो वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। जो भी थोड़ा बहुत पार्ट बचता है वो एक कचरे के रूप में ही स्पेस में पड़ा रहता है, डेब्रिज के रूप में। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया दोस्तों, इसके टर्म में भी आप अवेयर हो जाइए कि अभी तक जितने भी पूरे वर्ल्ड में जो कंट्रीज़ हैं उनके द्वारा जितने भी सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए हैं, उन सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के बाद जो डेब्रिस पड़ा है रॉकेट का, या बहुत सारी सैटेलाइट्स एक तरीके से नॉन फंक्शनल मोड में हैं, काम नहीं कर रही हैं। तो काम नहीं कर रही हैं तो इसका मतलब है कि वो भी एक तरीके से कचरे के रूप में पड़ी हुई हैं, राइट। तो वहाँ पे सैटेलाइट ट्रैफिकिंग की भी एक तरीके से प्रॉब्लम हो रही है डिफरेंट ऑर्बिट्स में, राइट। तो ये भी एक डिफरेंट एस्पेक्ट है इस सब्जेक्ट का, इस विषय का, उसको भी आप अलग से पढ़ सकते हैं, या अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं इसको भी ढंग से एक्सप्लेन कर सकता हूँ आपको कि यहाँ पे डेब्रिस का मतलब क्या है, या उन डेब्रिस का एक तरीके से उन डेब्रिस का चैलेंजेस क्या है, किस तरीके से वो रेस्ट्रिक्ट करते हैं दूसरी जो सैटेलाइट्स हैं उनको, या उनके लिए किस तरीके से चैलेंजेस पैदा करते हैं, राइट। तो मोटे तौर पे आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि जो बेसिकली लॉन्च है, जो व्हीकल है, जो रॉकेट है, वो मोटे तौर पे एक तरीके से खत्म हो जा रहा है, राइट। और देखिए यहाँ पे स्पेस क्राफ्ट वर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी समझना जरूरी है। स्पेस क्राफ्ट एक्चुअली में इसको किसको बोला जाता है, तो स्पेसक्राफ्ट जो है आप जान लीजिए कि यह एक जेनरिक टर्म है और वह किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है जो कि स्पेस में लॉन्च किया जाता है थ्रू दी लॉन्च व्हीकल्स, राइट। तो उसके लिए हम यहाँ पे स्पेसक्राफ्ट को यूज करते हैं। एक जनरल टर्म है, एक जेनरिक टर्म है, ये मोटे तौर पे आप रखें, राइट। आप स्पेसक्राफ्ट का मतलब सिर्फ आप यहाँ पे ये मत समझे कि जो उड़ान भरने वाला हो। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे सैटेलाइट जो है वो रॉकेट के साथ उड़ रहा है, तो आप उसको एक तरीके से उस सेंस में भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो ये है कि जो भी चीज आप स्पेस में भेज रहे हैं उसके लिए आप स्पेसक्राफ्ट वर्ड यूज कर सकते हैं। इट्स अ जेनरिक टर्म, राइट। और ये जैसे ही लॉन्च कर दिया जाता है आपका रॉकेट यूजलेस हो जाता है, राइट। अगर यहाँ पे एक हम बात करें कि ये किस तरीके से डेस्टिनेशन में पहुंचता है और फाइनली उसमें किस तरीके से वो रॉकेट जो ख़त्म होता है, तो मैंने जो आपको बताया वही है। स्टेजेज होते हैं, हर एक स्टेज में क्या होता है, बूस्टर्स ख़त्म होते जाते हैं और वो अलग होते जाते हैं रॉकेट से, और फाइनली क्या है कि सैटेलाइट लॉन्च हो जाती है और वो रॉकेट ख़त्म हो जाता है, राइट। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है कि कई बार कुछ जो डेब्रिस रहता है, अगर लो ऑर्बिट में आपने सैटेलाइट को लॉन्च किया है तो वो जो रॉकेट है, जो बचा हुआ रॉकेट है सैटेलाइट बचने के एस्टैब्लिश होने के बाद, वो रॉकेट एक तरीके से वापस एटमॉस्फेयर में गिर सकता है और बर्न हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो एक तरीके से ये एडवांटेज मिल जाता है कई बार डेब्रिस इकट्ठा होने के टर्म में, राइट। और ये कहाँ हो पाता है, ये सिर्फ लो ऑर्बिट्स में ही हो पाता है, बिकॉज लो ऑर्बिट्स में एक तरीके से ग्रेविटेशनल पुल कई बार काम कर जाता है। लेकिन जब आप हाई एल्टीट्यूड की बात करते हैं, डीप स्पेस की बात करते हैं, तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल बिल्कुल भी खत्म हो जाता है और वहाँ पे एक तरीके से फिर ये वापस एटमॉस्फेयर में नहीं आ पाते हैं, वहाँ पे डेब्रिस के रूप में ये पड़ा रहता है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, इस वजह से मैं आपको जल्दी जल्दी ये बोल रहा हूँ। आई होप आप इसको समझ पा रहे होंगे, राइट। जो भी इंपॉर्टेंट टर्म आपको यहाँ पे लगे आप उसको जरूर नोट करते जाइएगा, मार्क करते जाइएगा। दोस्तों, अगर हम यहाँ पे बात करें कि प्रोपल्जन सिस्टम कैसे होता है सैटेलाइट्स में, मतलब कि आपने रॉकेट में तो प्रोपल्जन रख दिया, उसमें एक तरीके से आग लगाई, रॉकेट उड़ गया और सैटेलाइट्स को लॉन्च कर दिया, लेकिन क्या सैटेलाइट्स को भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है?
या उसमें किस तरीके का हम प्रोपल्जन सिस्टम रखते हैं जिससे उसको एनर्जी मिलती है और वो ऑर्बिट करता है। ऑर्बिट मतलब कि अपनी ऑर्बिट में या अर्थ के अराउंड में वो ऑर्बिट करता है। तो ऑब्वियस सी बात है उसको एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन जो हम रॉकेट की एनर्जी की बात कर रहे हैं उससे बहुत कम एनर्जी हमें चाहिए होती है सैटेलाइट के लिए, राइट। और ये भी इसलिए ज़रूरत होती है बिकॉज होता क्या है कि जिस ऑर्बिट में सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है वहाँ पे एक तरीके से ग्रेविटेशनल पुल को तो ख़त्म कर दिया जाता है एक पर्टिकुलर स्पीड देकर, लेकिन फिर भी कई बार लोअर ऑर्बिट में ड्रैग फोर्स और मतलब ये कुछ एक तरीके से फ्रिक्शनल या नेगेटिव फोर्स की तरह काम करते हैं सैटेलाइट को उसकी एक्चुअल पाथ से ड्रैग करने के लिए, डेविएट करने के लिए, या उसको अर्थ की ओर वापस खींचने के लिए, गिराने के लिए, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नेगेटिव फोर्सेस काम करते हैं, उन नेगेटिव फोर्सेस को ही टैकल करने के लिए बेसिकली कुछ प्रोपल्जन सिस्टम रखा जाता है सैटेलाइट्स के अंदर, और बेसिकली मोटे तौर पे ये लोअर ऑर्बिट्स में जो एस्टैब्लिश्ड सैटेलाइट्स होती हैं उन्हीं के लिए किया जाता है, राइट। दूसरा, अगर हम बात करें कि जो व्हीकल्स हैं, रॉकेट्स हैं, वो उनके टाइप्स क्या हैं, राइट। और जो टाइप्स यहाँ पे बेसिकली मैं आपको बताने वाला हूँ वो पर्पज के बेसिस पे बताने वाला हूँ कि हम जो टाइप्स रखते हैं या जो टाइप्स हम एक तरीके से देख पा रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, वो पर्पज के बेसिस पे ही आ पा रहा है। पर्पज ये है कि भाई रॉकेट के माध्यम से आप सैटेलाइट को लोअर ऑर्बिट में स्थापित करना चाह रहे हो या हायर ऑर्बिट में करना चाह रहे हो। तो जब आप लोअर की बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है लोअर ग्रेड की एनर्जी जरूरत पड़ेगी। लोअर ग्रेड की मतलब ये है कि आपको लो एनर्जी वाले रॉकेट्स की जरूरत पड़ेगी, और अगर आप हायर ऑर्बिट्स की बात कर रहे हैं तो आपको हायर एनर्जी वाले रॉकेट्स की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे बेसिकली यही है। अच्छा, इसका मीनिंग क्या है? लोअर ऑर्बिट का मतलब क्या है? लो अर्थ ऑर्बिट का मतलब क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि लो अर्थ ऑर्बिट का मतलब यह है कि स्टार्ट्स फ्रॉम 180 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस एंड एक्सटेंड्स अप टू 2000 किलोमीटर। जब आप इस हाइट की बात करते हैं और इस हाइट पे किसी ऑर्बिट की बात करते हैं, किसी सैटेलाइट को स्थापित करने की बात करते हैं, तो बेसिकली आप लो अर्थ ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, राइट। और इसको शॉर्ट में बोला जाता है LEO। क्या बोला जाता है? LEO। ये एब्रिविएशन भी दिमाग में जरूर रखें, कई बार ये आ जाता है। वहीं अगर हम हायर ऑर्बिट की बात करें तो हायर ऑर्बिट में जो अल्टीट्यूड लिया जाता है, जो हाइट की बात की जाती है, दैट इज 36,000 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस, राइट। मैक्सिमम जिसमें हाइट रखी जाती है बेसिकली जो समझा जाता है दैट इज 36,000 किलोमीटर। सोचो आप कितनी ऊंचाई की बात की जा रही है, और इतनी ऊंचाई पे जब आप किसी चीज़ को लॉन्च करोगे तो कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी और कितना मैनेजमेंट वहाँ पे चाहिए होगा, राइट। तो ये पर्पज के बेसिस पे, फंक्शन के बेसिस पे व्हीकल्स दो टाइप के होते हैं और उनको हम पर्पज के बेसिस पे यूज करते हैं, राइट। और अब देख लेते हैं कि ये जो रॉकेट्स हैं, जो इंजन्स हैं, इसरो के माध्यम से जो एक तरीके से डेवलप किए गए हैं, वो कौन कौन से हैं और उनका एक तरीके से फीचर्स क्या हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इसरो के द्वारा लॉन्च किए गए व्हीकल्स की, और उसमें भी हम पहले जनरेशंस की बात करें तो इसमें आता है SLV यानी कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जी हाँ, SLV आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये एक तरीके से SLV है, राइट। इसको लॉन्च किया जाता है, और मैं आपको बता दूं कि SLV-3 जो है इंडिया का फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, राइट। SLV-3 जो है वो क्या है? इंडिया का फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, ये आप दिमाग में रखिए, राइट। और इसको लॉन्च किया जाता है, इसका अपना एक पर्पज रहता है, राइट। लेकिन पर्पज में नहीं जाएंगे यहाँ पे, बिकॉज हम यहाँ पे सैटेलाइट की बात नहीं कर रहे हैं। बेसिकली हम यहाँ पे जो व्हीकल्स हैं उन्हीं की बात करेंगे, राइट। सैटेलाइट का एक तरीके से कॉन्सेप्ट क्या होता है, मोटे तौर पे उसका पर्पज क्या होता है, वो तो आपको समझ में आता है, लेकिन कॉन्सेप्ट और उसके फंक्शनल मोड में हम यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे, बिकॉज वो फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। सिर्फ यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो व्हीकल्स हैं खासतौर पर इसरो के द्वारा डेवलप्ड, वो कौन कौन से हैं और उनके फीचर्स क्या हैं। तो आप देख पा रहे हैं SLV-3 जो है वो इंडिया का फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, राइट। और अगर हम यहाँ पे इसके प्रोपल्जन सिस्टम की डिस्कशन करें, यानी कि इसको जो एनर्जी दी जा रही है वो बेसिकली किस फ्यूल से दी जा रही है, मैं आपको बता दूं कि यह पूरा का पूरा एक सॉलिड 4 स्टेज व्हीकल था जिसका वेट था 17 टन्स, राइट। कितना था? 17 टन्स। देखिए यहाँ पे वेट भी आप जरूर याद रख लीजिए, इंडिया का पहला एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट चूंकि इसलिए इंपॉर्टेंट है। 17 टन का इसका वेट रहता है, और इसमें जो स्टेजेस हैं प्रोपल्जन के
वो 4 स्टेजेज हैं, राइट। और फ्यूल की बात करें तो इसमें फ्यूल सॉलिड फ्यूल को यूज किया गया था, राइट। अच्छा, इसकी हाइट क्या थी? हाइट 22 मीटर थी, राइट। और इसकी जो कैपेबिलिटी थी दैट इज 40 केजी क्लास पेलोड्स थी, मतलब कि ये 40 केजी क्लास के पेलोड्स को अपने साथ कैरी कर सकता था, मतलब कि 40 केजी के सैटेलाइट्स को भी अपने साथ कैरी कर सकता था, उसको एस्टैब्लिश कर सकता था इन लो अर्थ ऑर्बिट, LEO। देखिए यहाँ पे LEO आ गया, राइट। तो आप इसको दिमाग में जरूर रखिए, राइट। तो SLV का जो यूज किया गया बेसिकली वो लोअर अर्थ ऑर्बिट में किया गया, राइट। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं कि जो SLV का एक तरीके से जो मतलब कि इसकी जो सक्सेस रही है, इसने इसरो को मोटिवेशन दिया उसके आगे आने वाले जो डेवलपमेंट रहे हैं, यानी कि आगे आने का मतलब ये है कि SLV है, GSLV है, PSLV है, इन सब के डेवलपमेंट में SLV का सक्सेस, इसका मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। और अगर यहाँ पे हम ईयर की बात करें दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि यह जो है वो जुलाई 18, 1980 को सक्सेसफुली लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? जुलाई 18, 1980 को, राइट। तो ये डेट भी आप अच्छे से याद कर लें। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे SLV के सक्सेसफुल लॉन्चिंग डेट की, राइट। तो जुलाई 18, 1980, राइट। इस दिन इस व्हीकल को सक्सेसफुली लॉन्च किया जाता है, राइट। और ये जो लॉन्च किया जाता है वो श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाता है। श्रीहरिकोटा क्या है? एक लॉन्चिंग साइट है इंडिया का, राइट, इसरो का, और वहाँ से इसको लॉन्च किया जाता है, राइट। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से याद कर लें। अच्छा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस सैटेलाइट के माध्यम से कौन सा यहाँ पे सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, राइट। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे रोहिणी सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है, रोहिणी सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है, राइट। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप अच्छे से दिमाग में रख लें, राइट। तो रोहिणी सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है SLV-3 के माध्यम से ऑन जुलाई 18, 1980 को, राइट। दोस्तों देख लेते हैं आपकी यहाँ पे नेक्स्ट रॉकेट क्या है। तो यहाँ पे नेक्स्ट रॉकेट है ASLV। इसकी पिक्चर मैंने आपको पहले ही दिखा दी। ASLV जो है वो एक तरीके से ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है या एडवांस्ड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, राइट। इसको हम ASLV भी शॉर्ट में बोलते हैं। और यह एक स्मॉल लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है जो कि 5 स्टेज सॉलिड फ्यूल रॉकेट पे बेस्ड है, मतलब कि इस रॉकेट में जो फ्यूलिंग दी जाती है, फ्यूलिंग से जो एनर्जी मिलती है उसमें 5 स्टेज सॉलिड फ्यूल रखा गया है, मतलब कि 5 स्टेज में इसमें प्रोपल्जन होता है और फ्यूल जो है वो बेसिकली सॉलिड ही रखा गया है, राइट। और इसमें 150 केजी की सैटेलाइट को आप रख सकते हैं, राइट। और ये 400 किलोमीटर सर्कुलर LEO में इसको स्थापित कर सकता है, किसको? और मतलब कि सैटेलाइट को, राइट। तो ये भी आप अच्छे से दिमाग में रख लें। SLV की ये बात हो गई। SLV को आप एक तरीके से नेक्स्ट जनरेशन की सैटेलाइट रॉकेट मान सकते हैं, व्हीकल मान सकते हैं। और SLV जो है वो बेसिकली फर्स्ट जनरेशन की, राइट। नाउ अगर हम यहाँ पे बात करें कि नेक्स्ट जनरेशन की जो है जो व्हीकल है वो क्या है और उसका एडवांटेज क्या रहा है। देखिए यहाँ पे SLV और SLV की सक्सेस ने एक तरीके से मैंने आपको मोटे तौर पर बता ही दिया कि ये जो रही हैं वो सक्सेसफुल रही हैं, लेकिन इनके डेवलपमेंट ने इसरो को मोटिवेशन एक तरीके से दिया। लगातार इसमें मोटिवेशन मिलता रहा इसरो को और वो इस पे काम करता रहा और नई नई सक्सेस क्रिएट करता रहा। तो SLV के बाद जो सक्सेस मिलती है इसरो को वो मिलती है ऑपरेशनल लॉन्चर्स के तौर पर PSLV। जी, तो यहाँ पे जो रखा जाता है बेसिकली PSLV का फुल फॉर्म दैट इज पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये आप अच्छे से याद कर लें, राइट। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स ये 3rd जनरेशन आप मान सकते हैं और ये इंडिया का 3rd जनरेशन व्हीकल है। और मैं आपको बता दूं कि यह पहला रॉकेट रहा है, पहला व्हीकल रहा है जिसमें फ्यूल के तौर पे लिक्विड फ्यूल को यूज किया गया है या लिक्विड स्टेजेस को यूज किया गया है, राइट। तो इस रॉकेट में हमने क्या किया? लिक्विड फ्यूल का इंट्रोडक्शन किया या लिक्विड स्टेजेस भी रखे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कई सारे स्टेजेस होते हैं प्रोपल्जन के, उसमें सॉलिड फ्यूल का यूज हो रहा था SLV और ASLV में, लेकिन पहली बार अब PSLV में लिक्विड
फ्यूल का भी इंट्रोडक्शन हुआ, राइट, और ये पहली बार हुआ। तो ये भी एक दिमाग में आप जरूर रखें, क्वेश्चन वहाँ बन सकता है कि इंडिया में या इसरो के द्वारा डेवलप्ड किस जनरेशन के रॉकेट में या किस रॉकेट में पहली बार लिक्विड स्टेज का इंट्रोडक्शन हुआ या लिक्विड फ्यूल का इंट्रोडक्शन हुआ। तो दैट इज PSLV, राइट, ये दिमाग में आप जरूर रखें। नाउ अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं कि PSLV जो है बेसिकली वो क्या है, किस तरीके से वो काम करता है, तो जिससे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, राइट। अपने आप में ये पोलर एक तरीके से पोलर आप मैं इसको बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, मोटे तौर पे आप ये समझें कि ये पोलर रीजन्स को या इसकी जो ऑर्बिट है वो एक तरीके से इसका जो एलिप्टिकल पाथ बनता है वो पोलर रीजन्स को ही एक तरीके से उसको उसके लिए फंक्शनल मोड में ये रहता है, राइट। तो लेकिन ये जो हम बात करते हैं, इंजन की बात करते हैं, व्हीकल की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो भी नाम दिए जाते हैं वो बेसिकली उसके लॉन्चिंग ईजनेस के टर्म में बात की जाती है कि कितनी ईजनेस तरीके से आप उनको लॉन्च कर सकते हैं कम एनर्जी कंज्यूम करके, राइट। तो पोलर में क्या होता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में एक तरीके से वहाँ पे ग्रेविटेशनल जो कॉन्सेप्ट है, ग्रेविटेशनल पुल जो कॉन्सेप्ट है उसको कम करते हुए अपने टारगेट को ये अचीव करता है, राइट। मैं आपको बता दूं कि PSLV जो है वो बेसिकली जो रिमोट सेंसिंग एरियाज को सेंसर करने के लिए या रिमोट सेंसिंग जो सैटेलाइट्स हैं जिसको हम IRS बोलते हैं, IRS को खासतौर पे इंडिया का जो IRS है उसको लॉन्च करने में इसका अहम योगदान रहा है, राइट। तो ये अपने आप में इसलिए एडवांटेज इसका रहा है बिकॉज ये IRS को एक तरीके से इस्टेब्लिश कर पाता है। इवन ये जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में भी सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकता है। अगेन अब यहाँ पे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो है, जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट जो है वो भी एक अनदर टर्म है, यानी इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं GTO, राइट। जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट ये भी एक अनदर टर्म है और इसका भी जो रिलेशन है वो व्हीकल के लॉन्चिंग ईजनेस से रिलेट करता है कि कितनी जल्दी आप उसको ग्रेविटेशनल पुल से बाहर ले जाते हुए अपना जो पर्पज है उसको कंप्लीट कर पाएँ। पर्पज ये है कि सैटेलाइट को हम लॉन्च कर पाएँ पर्टिकुलर ऑर्बिट पे, राइट। तो ये एडवांटेज है PSLV का, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अगर हम यहाँ पे बात करें नेक्स्ट जनरेशन की, तो नेक्स्ट जनरेशन का यहाँ पे है GSLV। GSLV का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगेन यहाँ पे ये जो नाम आया है वह लॉन्चिंग ईजनेस के टर्म में आया है, मतलब व्हीकल्स को जब आप लॉन्च करते हैं तो ग्रेविटेशनल पुल के टर्म में जो एक एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है रॉकेट्स को, उसको कम करते हुए यहाँ पे ये सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल रखा गया। हालांकि देखिए यहाँ पे जो मैं ईजनेस की बात कर रहा हूँ वो सिर्फ ग्रेविटेशनल पुल के टर्म में ही बात नहीं हो रही। यहाँ पे लगातार जो एक तरीके से इनोवेशन आ रहा है वो ये आ रहा है कि आप ज़्यादा पेलोड्स इसमें रख सकते हैं या ज़्यादा पेलोड्स के सैटेलाइट्स को आप लॉन्च कर सकते हैं, राइट। ज़्यादा एनर्जी या ज़्यादा बूस्टर्स इसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट। तो इसी तरीके से यहाँ पे ये इनोवेशन आ रहा है। अब बात की जा रही है GSLV की। GSLV बहुत इंपॉर्टेंट एक जो व्हीकल है उसके टर्म में इसका रोल है, राइट। और मैं आपको देखिए यहाँ बता दूँ कि जो ये सैटेलाइट है वह जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में एक तरीके से सैटेलाइट्स को लॉन्च करता है, यानी कि हमने जो बात की GTO की उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है, राइट। और ये 3 स्टेज लॉन्च है विद स्ट्रैप ऑन मोटर्स, राइट। ये क्या है, 3 स्टेज लॉन्चर है स्ट्रैप ऑन मोटर्स, राइट। बेसिकली ये क्या है, मोटर बेस्ड यहाँ पे इस सैटेलाइट को लॉन्च किया, इस रॉकेट को लॉन्च किया जाता है। और कितने यहाँ पे स्टेजेस हैं, 3 स्टेजेस हैं, राइट। आइए जानते हैं यहाँ पे बारी बारी से कि ये 3 स्टेजेस क्या हैं और किस तरीके से ये फंक्शनल मोड में आते हैं। GSLV को मतलब फंक्शनल मोड में लाने के लिए किस तरीके से ये काम करते हैं और इसके लिए यूजफुल हो जाते हैं। अगर हम यहाँ बात करें स्टेज 1 की, यानी कि GS1 अगर हम इसको बोलते हैं, फर्स्ट स्टेज इसको हम बोल रहे हैं GS1 यानी कि GSLV का स्टेज 1। तो इस स्टेज में क्या होता है कि सॉलिड रॉकेट मोटर का यूज किया जाता है, राइट, विद 4 लिक्विड इंजन्स स्ट्रैप ऑन मोटर्स, राइट। देखिए सॉलिड का इंट्रोडक्शन है, सॉलिड फ्यूल का इंट्रोडक्शन है, साथ में 4 लिक्विड इंजन्स का भी यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, यानी कि कुछ मोटर्स भी हैं जो लिक्विड इंजन पे चल रहे हैं और चलने के बाद रॉकेट को थ्रस्ट दे रहे हैं जिससे रॉकेट उड़ पा रहा है, राइट। और देखिए अगर ये चीज़ होती है स्टेज 1 में तो इसकी वजह से जो थ्रस्ट मिलता है GSLV रॉकेट को वो मिलता है दैट इज 4700 किलो न्यूटन, राइट। तो ये एक तरीके का थ्रस्ट मिल रहा है, एक तरीके की यहाँ पे ये फोर्स मिल पा रहा है, राइट। किसको,
रॉकेट को, ताकि वो तेजी से जो एनवायरमेंटल जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो हमारा अर्थ है, अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से ये बाहर जा पाए, राइट। और यहाँ पे सॉलिड इसलिए रखा जाता है ताकि यहाँ पे जो एक्स्ट्रा एनर्जी इसलिए खर्च करनी पड़ रही है शुरू में, बिकॉज ग्रेविटेशनल पुल के अगेंस्ट काम करना पड़ रहा है। लेकिन एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद जैसे ही रॉकेट एक डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल कम होता जाता है, राइट। और वहाँ पे कम थ्रस्ट की भी जरूरत, मतलब कम थ्रस्ट पे भी काम चल जाएगा, लेकिन शुरुआती दौर पे ज़्यादा थ्रस्ट की जरूरत पड़ती है। एंड ऑब्वियसली फिर वहाँ पे हमें हाई कैलोरीफिक वाले फ्यूल्स की जरूरत पड़ेगी। तो इस वजह से यहाँ पे सॉलिड फ्यूल्स का यूज किया जाता है। देखिए, जब भी सॉलिड फ्यूल की बात आती है तो आप लोग दिमाग में उसको एक तरीके से जो मतलब हमारा जो जनरल एक जो सोर्सेज हैं, कोयला वगैरह, राइट, उसको दिमाग में मत रखिएगा। यहाँ पे रॉकेट में कोयला नहीं भरा जा रहा है। बेसिकली इसमें अगर इसमें एक एग्जांपल सिर्फ मैं आपको दूं तो इसमें आप ये जान लीजिए कि इसमें एल्युमिनियम का भी यूज किया जाता है। एल्युमिनियम भी यहाँ पे सॉलिड फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है। और जब भी आप फ्यूल की बात करते हैं दोस्तों, तो दिमाग में हमेशा याद रखिए, चाहे वो फ्यूल एक्सप्लोसिव के टर्म में हो, चाहे वो एक तरीके से उसका किसी भी टर्म में आप जब यूज कर रहे हैं फ्यूल का, तो वहाँ पे ऑक्सीडाइजर की भी जरूरत पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे भी ऑक्सीडाइजर की जरूरत पड़ती है जब आप सॉलिड फ्यूल की बात करते हैं। तो सॉलिड फ्यूल जब भी एक तरीके से सॉलिड फ्यूल ही नहीं, सिर्फ आप चाहे गैसेस मोड में बात करें, चाहे लिक्विड फ्यूल की बात करें, चाहे सॉलिड फ्यूल की बात करें, हमेशा आपको ऑक्सीडाइजर की जरूरत पड़ती है। तभी क्या होता है, वो फ्यूल बर्न कर पाता है और एनर्जी मिल पाती है। तो वही यहाँ पे है सॉलिड फ्यूल में। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एल्युमिनियम का भी यूज किया जाता है, तो वहाँ पे ऑक्सीडाइजर की भी जरूरत पड़ती है। ऑक्सीडाइजर को भी साथ में मिलाया जाता है ताकि वहाँ पे प्रोपल्जन हो पाए, राइट, इग्निशन हो पाए। तो ये बात हो गई स्टेज 1 की GSLV के। इतना यहाँ पे थ्रस्ट इसको मिल जाता है इस सॉलिड रॉकेट की वजह से और इन इंजन्स की वजह से, राइट। नाउ अगर हम बात करें स्टेज 2 की, तो स्टेज 2 में यहाँ पे एक तरीके से इसको लिक्विड रॉकेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, लिक्विड रॉकेट इंजन में यूज कर दिया जाता है और इनको बोला जाता है विकास इंजन, राइट। विकास इंजन एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको भी दिमाग में रखिए। एक फैंसी नेम दिया गया है बेसिकली यहाँ पे कि GSLV के सेकंड स्टेज में आप उसको पूरी तरीके से लिक्विड स्टेज में कन्वर्ट कर दे रहे हो और उन इंजन्स को आप बोल रहे हैं विकास इंजन, राइट। और इनकी वजह से यहाँ पे जो थ्रस्ट पैदा होता है दैट इज 800 किलो न्यूटन, राइट। नाउ थर्ड स्टेज जो है दैट इज CUES, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज। बहुत ही इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होने जा रही है या जो यूज हो रही है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है इसका पूरी दुनिया में, और इसके पीछे इसरो की बहुत बड़ी मेहनत है दोस्तों। मैं बहुत जोर दे के बोल रहा हूँ, तो आप लोग इसको मतलब उसी तरीके से सीरियसनेस से लीजिए। अपने आप में क्रायोजेनिक इंजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। हम थर्ड स्टेज में क्रायोजेनिक इंजन की बात करने वाले हैं, राइट। क्रायोजेनिक इंजन ही GSLV के थर्ड स्टेज में यूज किया जाता है, राइट। और मोटे तौर पे मैं आपको बता दूं, ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप कई बार सॉलिड फ्यूल का यूज कर रहे हैं, कई बार लिक्विड फ्यूल का यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जब आप क्रायोजेनिक इंजन की बात करते हैं तो क्रायोजेनिक इंजन बोलता है कि भैया हमें आप लिक्विफाइड ऑक्सीजन दे दो और हाइड्रोजन दे दो, हम आपका काम कर देंगे। मतलब हमें ज़्यादा पेलोड रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। देखिए, अब आप बोलोगे भाई इसमें नया क्या है, इसमें तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस तो इजीली उसको दिया जा सकता है। बिल्कुल दिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे आप रॉकेट में इसको देने की बात कर रहे हैं और रॉकेट का अपना एक पेलोड होता है, उसकी एक जर्नी होती है। आप कितना भी यहाँ पे एक तरीके से इसको गैसियस फॉर्म में स्टोर करके रखोगे तो होगा क्या कि बड़े बड़े टैंक्स की ज़रूरत पड़ेगी, बड़े बड़े सिलेंडर्स की ज़रूरत पड़ेगी, और इससे क्या होगा कि रॉकेट का जो पेलोड है वो बढ़ जाएगा। जब पेलोड बढ़ जाएगा तो रॉकेट में फिर एक तरीके से वो उड़ नहीं पाएगा, राइट। तो इस तरीके से उस पेलोड को कम करने के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लिक्विफाइड मैनर में स्टोर किया जाता है। यही एक एडवांटेज है, यही एक चैलेंज है क्रायोजेनिक इंजन में कि आप गैस को गैसियस फॉर्म में सिलेंडर्स में तो भर सकते हैं, इजीली आप उसको स्टोर कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ऐसा नहीं कर सकते बिकॉज पेलोड बढ़ जाएगा, बड़े सिलेंडर्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जब इसके लिक्विफाइड वर्जन की बात आती है तो वहाँ पे बात आती है क्रिटिकल टेम्परेचर्स की। मतलब कि ऐसे
कौन से टेम्परेचर पे हम इनको स्टोर कर लें ताकि ये जो ढेर सारी गैस है वो लिक्विफाइड मैनर में आ जाए, मतलब कि लिक्विफाइड मैनर में आप उसको स्टोर कर पाएँ, और ऑब्वियसली फिर वहाँ पे कम वॉल्यूम के सिलेंडर की जरूरत पड़ेगी और आप आसानी से उसको स्टोर कर सकते हैं कम पेलोड के साथ, राइट। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट काम करता है वो कॉन्सेप्ट ये काम करता है कि भैया अगर हम यहाँ पे ऑक्सीजन को -180 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर कर लें और हाइड्रोजन को -250 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर कर लें तो हमारा काम हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे हम इन दोनों गैसेस को कम पेलोड्स के साथ स्टोर कर सकते हैं और इनको एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं। जहाँ दोस्तों यहीं पे ये कहानी शुरू होती है क्रायोजेनिक इंजन की। इन दोनों गैसेस को इतने कम टेम्परेचर पे स्टोर कर लिया जाता है। देखिए यहाँ पे टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। ऑक्सीजन के लिए जो है दैट इज -183 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट, ये आप दिमाग में रखिए। और अगर हम बात करें कि यहाँ पे हाइड्रोजन का जो टेम्परेचर है वो क्या है, तो आप जान लीजिए -253 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको स्टोर किया जा सकता है, राइट। तो इन दोनों टेम्परेचर पर इनको स्टोर कर लिया जाता है और इनको यूज किया जाता है एज ए फ्यूल। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीडाइजर की तरह काम करता है, हाइड्रोजन जो है वो फ्यूल की तरह काम करता है। फाइनली जब इनके दोनों की बर्निंग होती है तो प्रोडक्ट तैयार होता है और वो प्रोडक्ट तैयार होता है वाटर, जी हाँ, जो कि एक तरीके से एनवायरनमेंट के लिए हजार्डस नहीं है, राइट। तो ये एक एडवांटेज मिल जा रहा है और यहाँ पे इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो भी बहुत ज़्यादा है। मैंने कई बार आपको बोला है कि हाइड्रोजन का इंट्रोडक्शन जहाँ भी आएगा, हाइड्रोजन ये जहाँ पे भी उंगली करेगा, जहाँ पे भी इसकी प्रेजेंस होगी, वहाँ पे चीज़ें विस्फोटक हो जाएंगी, अपने आप में चीज़ें एनर्जेटिक हो जाएंगी, हाई कैलोरीफिक वैल्यू की वहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे हाइड्रोजन हाई कैलोरीफिक वैल्यू देगा, राइट। अगर हम इसकी कैपेबिलिटी की बात करें तो इसकी कैपेबिलिटी है 4000 kg एंड 8000 kg का ये पेलोड ले सकता है। यहाँ पे GTO की बात हो रही, GTO में 4000 kg का ले जा सकता है और LEU में 8000 kg का ये पेलोड ले सकता है, राइट, मतलब ले जा सकता है, राइट। तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये हेडिंग का दिक्कत हो गई, यहाँ पे एडिटर से गलती हो गई है तो इसको ध्यान मत दीजिएगा, प्रवासी भारतीय सम्मान, राइट। तो चूंकि ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं। देखिए यहाँ पे हमारा मेन जो डिस्कशन था वो ये था कि GSLV के जो स्टेजेस हैं वो किस तरीके से काम करते हैं और वहाँ पे हम किस फ्यूल को यूज करते हैं, किस मैनर में यूज करते हैं। तो बेसिकली आपने देख लिया यहाँ पे स्टेजेस, और जो इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है वो क्रायोजेनिक इंजन रहा है। दोस्तों थोड़ा सा और इसमें मैं ऐड कर देता हूँ, क्रायोजेनिक इंजन का जो डेवलपमेंट रहा है ना, मैंने आपको शुरू में बोला ना कि बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, बहुत संघर्षपूर्ण रहा है इसरो के लिए। तो उसके पीछे की कहानी है, कहानी ये है कि ये जो टेक्नोलॉजी है वो अभी आप मोटे तौर पे ये दिमाग में रहिए कि ये जो टेक्नोलॉजी है अभी इस समय अभी ये सिर्फ रशिया के पास है, जापान के पास है, इंडिया के पास है, फ्रांस के पास है और चाइना के पास है और US के पास है, राइट। लेकिन जब इंडिया इसमें शामिल हुआ तो इंडिया उस समय एक तरीके से बिल्कुल ये इसमें अनभिज्ञ था। जब इसने इसको सोचा तो उस समय ये सिर्फ रशिया के पास था, जापान के पास था, चाइना के पास था, US के पास था। लेकिन इंडिया जब इस टेक्नोलॉजी को एक तरीके से मांगता है तो इसमें कंट्री जो है वो डिनाई करते हैं। USSR एक तरीके से उसमें राजी हो जाता है कि हम आपको ये टेक्नोलॉजी देंगे, लेकिन होता क्या है कि US जो है वो एक तरीके से वार्निंग देता है, धमकी देता है, या जो भी कूटनीतिक सिचुएशन रहती है उसके हिसाब से बोलता है कि आप ये टेक्नोलॉजी इंडिया को मत दो, बिकॉज ये इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। बिकॉज एक तरीके से बहुत सारा टेंशन चलता रहा है उस टाइम पे, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश, इन सब सारी चीज़ों को लेकर। तो इस रीजन को देते हुए बेसिकली यहाँ पे US जो है मना करता है कि ये टेक्नोलॉजी आप मत दो, अदरवाइज इसका यहाँ पे गलत इस्तेमाल होगा, राइट। तो यहाँ पे लेकिन फिर भी जो USSR रहता है, राइट, वो देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन फाइनली क्या होता है कि 1991 में USSR का विघटन हो जाता है। विघटन के बाद क्या होता है कि पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हो जाती हैं, जो कूटनीति रहती है वो चेंज हो जाती है और जो नए राष्ट्रपति होते हैं रशिया के, वो एक तरीके से दबाव में आते हैं और वो टेक्नोलॉजी देने से मना कर देते हैं इंडिया को, राइट। और वो कहते हैं भैया हम यहाँ पे रॉकेट इंजन तो आपको दे देंगे लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी हम आपको नहीं देंगे, राइट। तो फिर इसरो भी बोलता है चलो भैया नहीं दोगे तो खुद से ही करेंगे, करके दिखाएंगे। और यहीं से दोस्तों शुरू होता है इसरो का संघर्ष। इसरो जो है अपने दम पर यहाँ पे एक तरीके से क्रायोजेनिक इंजन को डेवलप करता है, राइट, और यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन हो जाता है, राइट। मुझे आप
कमेंट में बताइए कि जो क्रायोजेनिक इंजन है, क्रायोजेनिक इंजन पे बेस्ड जो उड़ान होती है, पहली उड़ान, वो कब होती है, राइट। आपके आंसर मुझे मिलने चाहिए कमेंट में, बिकॉज जब आप इसको सर्च करेंगे तो इसके डेवलपमेंट को भी आप डिटेल में और ढंग से पढ़ पाएंगे, राइट। पढ़िएगा जरूर। दोस्तों ये बात हो गई जीएसएलवी की। अब यह एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्टेज आता है, एक जनरेशन आती है जीएसएलवी में ही, दैट इज जीएसएलवी MK3, राइट। ये एक नई जनरेशन इसको हम मान सकते हैं, और इसका एडवांटेज ये रहा दोस्तों कि इससे चंद्रयान 2 स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया जाता है, राइट। ये एक 3 स्टेज हेवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है, इसरो के द्वारा डेवलप किया गया है, और ये इसमें जो स्टेजेस हैं ये 2 सॉलिड स्टेप्स को रखता है, एक कोर लिक्विड बूस्टर को रखता है, और एक क्रायोजेनिक अपर स्टेज रखता है। इसमें भी क्रायोजेनिक रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है तो उसका यूज़ तो होना ही होना है, हमेशा इसका यूज होना है, और बहुत एडवांटेज वाली ये टेक्नोलॉजी है क्रायोजेनिक, राइट। और मैं आपको बता दूं कि ये जो टेक्नोलॉजी है या ये जो यान है, उसको प्लान किया गया है कि वो गगनयान मैन्ड स्पेस मिशन में भी यूजफुल होगा, या इसी व्हीकल्स के द्वारा हम अपने इस गगनयान मैन्ड मिशन को सक्सेसफुल बनाएंगे। गगनयान मैन्ड स्पेस मिशन क्या है, ये प्लान्ड है इंडिया के द्वारा, आप इसको डिटेल में जरूर पढ़ लें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से भी बनने वाले हैं, राइट दोस्तों। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा बेसिकली जीएसएलवी के इवॉल्वमेंट के टर्म में। अब अगर हम यहाँ पे बात करें नेक्स्ट जनरेशन की बेसिकली, तो यहाँ पे बात आ रही है SSLV, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये एक तरीके से अभी अंडर डेवलपमेंट है, और इसकी डेवलपमेंट या इसकी रिसर्च इस तरीके से चल रही है कि इसमें हर एस्पेक्ट को देखा जा रहा है। हर एस्पेक्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि जो रॉकेट आप यूज करेंगे, उस रॉकेट के लिए जो आप एनर्जी सोर्स यूज करेंगे वो कम, उसकी कॉस्टिंग कम होनी चाहिए, और वो इतना मल्टीपर्पज होना चाहिए, या उसका जो कॉस्ट है वो इतनी कम होनी चाहिए, ताकि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या जो अदर कंट्रीज हैं वो भी इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर पाएं, और कॉमर्शियली एक तरीके से इसरो के लिए फ़ायदा पहुंचाने वाले हों। मतलब कि वो कॉमर्शियली एक तरीके से इसरो को ये ठेका दे पाएँ कि भैया हमारे इतने सैटेलाइट्स हैं, इनको आप लॉन्च कर दो, बिकॉज इन सैटेलाइट्स के बगैर हम अच्छा एक तरीके से डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं, हमारे कम्युनिकेशन उतने अच्छे से नहीं हो पा रहा है, राइट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो कि चल रहा है SSLV, राइट। ऑब्वियस सी बात है, जब ये ढंग से पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा या इसमें पूरी महारत हासिल, हालांकि ये बन चुका है, बट इसमें क्या है कि और भी बहुत सारी चीज़ें, टेक्निकल अप्रोच इसमें रखा जा रहा है, और मोटे तौर पे ये कोशिश की जा रही है कि इसकी जो कॉस्टिंग है वो कम की जाए, ताकि इसको कॉमर्शियली तौर पे इसको एक तरीके से रोल आउट किया जा सके पूरे विश्व स्तर पे, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट पहलू है, ये भी आप दिमाग में जरूर रखें, राइट। अच्छा, यहाँ पे हमने ये बात कर ली स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की, लेकिन ये स्टेजेस आपने तो देख लिए, और एक इम्पॉर्टेंट कई बार क्वेश्चन ये बन जाता है कि ये जो लॉन्च व्हीकल्स हैं, जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स हैं, रॉकेट्स हैं, वो कहाँ से एक तरीके से लॉन्च किया जाते हैं, राइट। वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी जो मैंने आपको शुरू में बताया कि ये भी पूछ लिया जाता है, दिमाग में उठता है कि भाई रॉकेट क्या ऐसा नहीं बनाया जा सकता है कि वो रॉकेट वापस आ सके? क्या सिर्फ ऐसा ही रॉकेट बना सकते हैं कि वो जाए, सैटेलाइट को लॉन्च करे और ख़त्म हो जाए? तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पे रीयूजेबल रॉकेट्स भी हैं। जी हाँ, इसका भी इंट्रोडक्शन हो चुका है, इसरो के द्वारा डेवलपमेंट इसका हो चुका है, और इसको बेसिकली हम बोलते हैं RLVTD, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी, राइट। तो इसको डिमॉन्स्ट्रेटर के तौर पे इसको यूज किया जा चुका है, 2016 में सक्सेसफुली इसकी टेस्ट फ्लाइट की जा चुकी है, राइट। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये है हमारा RLVTD, राइट, इंडिया यानी कि इसरो के द्वारा ये डेवलप किया गया है। और दोस्तों यहाँ पे देखो, आप जब भी रीयूजेबल रॉकेट्स की बात करते हैं तो मोटे तौर पे आप दिमाग में ये रखिए कि कोई भी रीयूजेबल जो रॉकेट है, अभी भी जो एक तरीके से पूरे वर्ल्ड में इंट्रोडक्शन है इसका, जिन कंट्रीज ने इसका डेवलपमेंट किया है, कोई भी रीयूजेबल रॉकेट जो है वो पूरी तरीके से या कंप्लीटली वापस नहीं आता है, उसका फ्रैक्शनल पार्ट ही वापस आ पाता है। जी हाँ दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि फ्रैक्शनल पार्ट वापस क्यों आता है, बिकॉज जब आप नीचे से ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, स्टेजेज होते हैं और कुछ बूस्टर्स रखने पड़ते हैं। बूस्टर्स अपने आप में अलग हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे अगर हम क्रायोजेनिक कॉन्सेप्ट रखते हैं तो एक तरीके से वो एक फाइनल एनर्जी सोर्स रहता है और वो रॉकेट को वापस लाता है, लेकिन फिर भी वहाँ पे क्या होता है, पेलोड कम हो जाता है, या रॉकेट की जो एक्चुअल साइज है, जो वेट है, वो कम हो जाता है, राइट। तो मोटे तौर पर आप दिमाग में ये रख लें। आइए बात कर लेते हैं कि जो लॉन्चिंग सेंटर्स हैं इंडिया में वो कौन कौन से हैं।
आप इनको डिटेल में जरूर पढ़िएगा। यहाँ पे मैं आपको डिटेल में इसको नहीं बताने वाला हूँ, बिकॉज जब आप जगह को एक तरीके से देखेंगे समझेंगे तो आपको कुछ और भी जानकारी मिलेगी, राइट। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर यहाँ पे तिरुवनंतपुरम में है, राइट, तुम्बा केरला में, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। यहाँ से भी सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है। सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसको मतलब यहाँ से इसको लॉन्च किया जाता है, सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है और मतलब रॉकेट्स को लॉन्च किया जाता है। फिर डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड भद्रक उड़ीसा में है, यहाँ से भी लॉन्च किया जाता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मैं आप सबसे पूछता हूँ, डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड का पहले नाम क्या था? यहाँ पे ये अभी नाम चेंज हुआ है। अब आप यहाँ पे बताइए कि डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड जो है वो पहले किस नाम से जाना जाता था, राइट। कमेंट में मुझे इसका आंसर जरूर दीजिए। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स हैं इसरो के द्वारा जो डेवलप किए गए हैं वो एक तरीके से कितने मतलब यूजफुल हैं, क्या उसका सक्सेस रही है और किस तरीके की टेक्नोलॉजी उसमें इन्वॉल्व की गई है। और ख़ास तौर पे मैंने आपको बताया क्रायोजेनिक को और डिटेल में अगर आप जानना चाह रहे हैं तो मुझे कमेंट करें, इसकी भी वीडियो आपको मैं दे सकता हूं बहुत ही अच्छी ब्रीफिंग के साथ, बिकॉज ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है और इसके पीछे इसरो का संघर्ष जुड़ा हुआ है, राइट। तो आई होप दोस्तों आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी, आपका स्टैटिक नॉलेज बढ़ा है तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोज आपसे मिस ना हो। और जैसा मैंने आपको बोला कि करंट अफेयर से भी आप अपडेटेड रहिए, उसके लिए आप डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस देखिए, वहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिलते हैं जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, राइट। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे, थैंक यू।